सिंपल, क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं कि जिससे साबित होता हो कि किसी भी एक वैक्सीन से किसी भी तरह से कोई भी फायदा किसी को भी कभी हुआ है या हो सकता है। सबूत ही नहीं है, एविडेंस है ही नहीं। जिनको लगता है एविडेंस है तो वो दिखाइए। मैंने तो दिखाया एविडेंस, ये तो थोड़े से है, बाकी किताब में आप देख लीजिए। और ये एविडेंस मेन स्ट्रीम मीडिया का है, एविडेंस नहीं है। एक वो मेडिकल इंडस्ट्री बोल जरूर रही है, मेडिकल साइंस में एविडेंस नहीं है। हमने मेडिकल इंडस्ट्री को मेडिकल साइंस समझ रखा है। आप जब अपने घर में जाएंगे, जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप जब ये मेरा लेक्चर खत्म होगा अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए कि एक सबूत दिखा दो जिससे ये साबित होता हो कोई भी एक वैक्सीन किसी भी रूप में थोड़ा बहुत भी फायदेमंद है। एक दिखा दो, कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन लेते हैं तो उससे फायदा होता है, दिखा दो। याद रखिए, जब कुत्ता काटेगा तो या तो रेबीज आपके बॉडी में जाएगा या नहीं जाएगा, दो ही चीज तो होंगी। क्या पता कुत्ते को रेबीज था ही नहीं। अब रेबीज गया ही नहीं तो आप मरेंगे नहीं, और लेकिन सारा श्रेय किस पे दे दिया, वैक्सीन पे दे दिया। उसने मैंने वैक्सीन लगाया तो मैं बच गया। खैर वो टॉपिक आज का नहीं है, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का दिन है, तो अपने आप को आज़ाद कैसे करेंगे? अपने आप को आज़ाद तभी करेंगे जब अपने आप से आप पूछना सीखेंगे, आंख बंद करके जब विश्वास नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल इसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोला जाता है ना, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एविडेंस कहाँ है? ये बात आपको पूछना ही होगा, राइट? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, वेयर इज द एविडेंस? एक एविडेंस तो लेके आओ, एक एविडेंस। हमने ये पत्र लिखा, 1000 लोगों को लिखा, जितने मेडिकल एसोसिएशन है, राइट, कि भाई आप एविडेंस एक तो दीजिए, राइट? कोई नहीं देने वाला, बिकॉज वो है ही नहीं, है ही नहीं वो। तो खैर पहला स्टेप तो ये है अभी तक का कंक्लूजन, कि एक मैसेज ये कि किसी भी रूप में कोई वैक्सीन कभी किसी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है और क्या क्या और है, बहुत सारे और सवाल होंगे, उसके लिए आज जो किताब रिलीज होगी उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर किसी बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो ही गया है तो अब क्या करें कि उसको उस ट्रैप से बाहर निकालें। तो उस पर हम बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को ठीक किया है, और वो मैसेज आपको देना चाहते हैं इस उम्मीद से कि ये जो देख रहे हैं जो लोग, अगर ऐसे पेरेंट्स भी देख रहे हैं या आप किसी पेरेंट को जानते हैं जिनके बच्चे को ऑटिज्म या ADHD है, तो ये वाला संदेश इन पेरेंट्स का जो आपके सामने आएंगे अभी, ज़रूर उन तक पहुँचाइए। तो आपको समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही अक्सर ठीक हो सकती है। ऐसी बीमारी जिसे बोल दिया गया है वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप इस अभी ऑडियंस में हमारे पास ऐसे बच्चे और पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अभी मैं मिलाता हूँ। और हमारा जो जनवरी महीने का जो बैच है, जनवरी 2026 का जो बैच, हम एक बैच में 250 ऐसे बच्चों को शामिल करते हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं 1 महीने के लिए, और फिर उनको हम जो जो बताते जाते हैं वो अपने घर पे करते हैं। ये पूरी तरह फ्री है, और ये हर महीने हर हफ्ते एक नया नया बैच बनता जाता है। और जब उनका हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, पहले तो हमने उनको पेरेंट्स को बोला कि ऑब्जर्वेशन स्टडी करने वाले हैं। सारे पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन स्टडी के लिए मानते नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके बच्चे अगर ठीक हो ही गए तो दुनिया को ये पता चले कि कभी हमारे बच्चे ठीक नहीं भी थे। हालांकि उसमें ना तो बच्चे की गलती है ना पेरेंट्स की गलती। गलती तो ये रहा आपके सामने, इसकी गलती है, या तो इसकी गलती है या इसको जिन्होंने प्रमोट किया उसकी गलती है। लेकिन अब वो बच्चे ठीक हो चुके। लेकिन जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे ऑब्जर्वेशन स्टडी में जनवरी महीने के, तो ऑटिज्म और ADHD के बच्चे जो हमारे कैन प्रोटोकॉल को फॉलो किया लगभग 15 दिन या उससे अधिक, राइट, कैन क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। और ऐसे 110 बच्चे का ऑब्जर्वेशन स्टडी में आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें UK, थाईलैंड, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से एक पेशेंट थे, बाकी सारे पेशेंट भारतीय थे। और भारत में भी अलग अलग प्रांतों से जो कितने कितने पेशेंट हैं वो डिटेल आप देख रहे हैं। और इसमें भी जो मेल थे बच्चे, लड़के, वो 79%, और इस वाले ग्रुप में जनवरी वाले में 21% फीमेल। हमेशा आप देखेंगे वर्ल्ड एवरेज है करीब 25% फीमेल होती हैं और 75% मेल होते हैं। मेल लड़कों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, 3 गुना ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द गर्ल्स। क्यों होता है, क्या है, ये एक अलग मुद्दा है, कभी और बात करेंगे। तो और आप देखेंगे ज़्यादातर बच्चे इस ग्रुप में 6 to 10 ईयर्स 58%, 16 साल से ऊपर वाले बच्चे सिर्फ 3%। क्योंकि आज से
20 साल पहले ये सब प्रॉब्लम थी भी नहीं, 2000 से पहले कम थी, क्योंकि तब वैक्सीन भी कम लगते थे, राइट। वैक्सीन बढ़ा तो बढ़ जाएगा। अभी यूएस में 22 सितंबर को ट्रंप ने अनाउंस किया, लगातार अनाउंस किया, क्लियरली उन्होंने बोला कि आज हमारे देश में जो ऑटिज्म है उसका सिर्फ सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो है बच्चों को जो वैक्सीन लग रहे हैं, क्लियरली। और अब यूएस ने वैक्सीन को एक एक करके उनकी संख्या को कम करना शुरू कर दिया, कम करना, ऑफिशियली कम करना शुरू कर दिया, राइट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, इससे कोई फायदा है नहीं है। नंबर 2, क्या इसी से ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है? यस। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रूवन है। तो इसमें आगे हम चलेंगे तो कैन प्रोटोकॉल, कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन क्योर ऑटिज्म नाउ एक खास प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से फॉलो करते ही बच्चे बोलने लगते हैं, उनकी हैंड क्लैपिंग बंद हो जाती है, उनकी टो वॉकिंग खत्म हो जाती है, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक होने लगती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सुनने लगते हैं, एक नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं। इसे बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल का मतलब बड़ा सिंपल है, मॉडल से आपको समझाता हूँ। कुछ चीज़ों को नहीं करना, जैसे 6 साल का बच्चा, तो हमने बोल दिया जो वैक्सीन लगाया आगे से मत लगाना, एंटीबायोटिक्स को मत देना किसी भी तरह का, कोई तरह का फास्ट फूड मत देना, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन, मतलब डेयरी प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोटीन, एनिमल फूड नहीं देना। तो या जो स्क्रीन एक्सपोजर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको कम से कम कर दो, 0 ही कर दो। तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑटिज्म को बढ़ावा देती हैं, वो नहीं करना है, और कुछ चीज़ें हैं जो जोड़ना है, वो ये अपने आप को धूप से जोड़ लो। वो सारे बच्चे धूप के साथ सुबह सुबह खेलते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, नीम लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक लेते हैं घर में बना के, दुकान वाला नहीं, डीआईपी डाइट पे रहते हैं। और जब ये सारा कुछ करते हैं तो 0 वोल्ट थेरेपी मतलब ग्राउंडिंग, बच्चे नंगे पैर सुबह घास मिट्टी के ऊपर खेलना, पहला स्टेप। तो इस ग्रुप में अगर आप देखें तो हमारे जो 110 बच्चे का ग्रुप है जिन्होंने ऑब्जर्व स्टडी में पार्टिसिपेट किया, उनमें से 70% बच्चे कर पाए ग्राउंडिंग, बाकी बच्चे नहीं कर पाए ठीक से, क्योंकि उसके पेरेंट्स को टाइम नहीं होगा या वो बच्चा खुद ही नहीं जाना चाहता होगा, वो अलग बात है। और करीब सनलाइट एक्सपोजर 78% बच्चों को ठीक ठाक मिल गया, और ऑन एवरेज डीआईपी डाइट 83% बच्चों को ठीक से फॉलो कराया गया, बाकियों को ठीक से नहीं कर पाए शायद। कोकोनट जो कि मुख्य इंग्रेडिएंट है, कोकोनट का फैट, प्लांट फैट, एनिमल प्रोटीन को रिप्लेस कर दिया प्लांट फैट से। इसके पीछे का साइंस समझना तो इसके आगे हमको समझ में आएगा, या बुक के अंदर तो लिखा ही है। डिनर 8 बजे से पहले करा देना, उसके बाद कुछ मत देना खाने को, ये 85% पेरेंट ने फॉलो किया। प्रोबायोटिक ड्रिंक 87% फॉलो किया। लगभग सारे बच्चों ने एक चीज जरूर फॉलो की, वो है नीम का सेवन। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि नीम के पत्ते चबाने हैं आपको, तो आप सोचेंगे मैं कैसे कर पाऊंगा, उससे अच्छा बीमार रहना ही ठीक लग रहा मुझे तो। और उधर ये बच्चे नीम बड़े आराम से ले लेते हैं। तो बच्चों का जो एक सोच है, दिमाग है, टेस्ट बड्स है, वो हमसे अलग है। उनको पेरेंट्स को तकलीफ नहीं हुई बच्चे को नीम खिलाने में, तभी जाके आप देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे सबसे ज़्यादा नीम थेरेपी को फॉलो किया। नीम थेरेपी का मतलब बड़ा सिंपल है, कई सारे मीनिंग है इसके, जो आगे जाके आपको पता चलेगा। नीम खाना, नीम लगाना तो आगे डिटेल में आएगा। जब बच्चों ने ये किया, पेरेंट्स ने बच्चों पे कराया, कौन से वाले बच्चे? जो ऑटिज्म के पेशेंट हैं, एडीएचडी के पेशेंट हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं। तो क्या हुआ उनके साथ? तो एवरेज इंप्रूवमेंट इन प्राइमरी पैरामीटर्स, जो उनके इंप्रूवमेंट है, मान लेते हैं, इसमें से हम ले लेते हैं हाइपर एक्टिविटी। 92% बच्चों को हाइपर एक्टिविटी पहले थी और 51% फ़ायदा हो गया। 51% मतलब आधे फ़ायदा हो गया, आधे। तो इट इज़ अ गुड विद इन फ्यू डेज। सिमिलरली अगर हम लें स्पीच, डिलेड स्पीच, बच्चों को बोलने में तकलीफ, जो 87% बच्चों में पहले थी ऑन एवरेज, वो उनमें 27% इंप्रूवमेंट आया। जितना था उससे 27%। किसी को हो सकता है 100% इंप्रूवमेंट आया, किसी को हो सकता है 10% इंप्रूवमेंट आया। तो एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप देखें लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट, ऐसे बच्चे होते हैं जो नज़र नहीं मिलाते, आई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, इधर उधर देख के बात करेंगे, दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स। और 91% अधिकतर बच्चों में ये दिक्कत आती है, जिनमें 54% ठीक हुआ। 54% का मतलब यहाँ भी ये होता है कि कुछ बच्चे 100% ठीक हुए, कुछ बच्चे 27% ही ठीक हुए, 20% ठीक हुए। तो एवरेज जो आया वो 54% इंप्रूवमेंट आया।
तो ये है प्राइमरी सिम्टम जिनके बेसिस पे ये डायग्नोस किया गया जाता है कि बच्चे ऑटिज्म के पेशेंट हैं या नहीं हैं। जैसे इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर, 92% बच्चे में ये वाली दिक्कत थी, जो कहीं भी हंसना नहीं तो हंसने लगेंगे, जहाँ हंसना है तो हंसेंगे नहीं, राइट। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं इस वाले बैच का 15 दिन के आसपास या 15 से थोड़े ज़्यादा दिन करने के बाद, दैट इज 43% इम्प्रूवमेंट, यानी कि कुछ का पूरी तरह ठीक हो गया, कुछ का पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, तो एवरेज, कुछ का बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, ऐसा भी है, तो एवरेज मिला के 43% इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से ये है प्राइमरी सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात समझना होगा अगर आपको ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर समझना है, डायबिटीज समझना आसान है, क्योंकि डायबिटीज का एक ही पैरामीटर, ओनली वन, ब्लड शुगर रीडिंग बताओ, अगर वो कम है तो आप ठीक है, ज़्यादा है तो डायबिटीज है। ब्लड प्रेशर एक ही पैरामीटर है, बीपी की रीडिंग बताओ, उसी से डायग्नोस होगा कि आप बीपी के पेशेंट है या नहीं है। जबकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की कोई एक पैरामीटर नहीं है, इसके इतने सारे पैरामीटर हैं, प्राइमरी पैरामीटर, इन सबको ठीक करेंगे तो जाके बच्चा ठीक हुआ मानेंगे। और जो सारे सिम्टम्स सारे बच्चों को नहीं होते, इनमें से कोई पर्टिकुलर 10 होंगे किसी एक बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को उनमें से कोई और 10 होगा, वो आपको समझना पड़ेगा, आगे समझाऊंगा। फिर सेकेंडरी पैरामीटर अलग है, सो दिस इज द सेकेंडरी पैरामीटर। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ऐसे बच्चों को ये टर्शरी पैरामीटर एपिलेप्सी ज़्यादा होता है, नॉर्मल बच्चों को भी एपिलेप्सी हो सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी फिट्स पड़ना ज़्यादा कॉमन होता है। करीब इस बैच में 26% बच्चों को हमसे जुड़ने से पहले फिट्स पड़ते थे, लेकिन इनके बाद, हमसे जुड़ने के बाद 78% इम्प्रूवमेंट है, यानी कि काफ़ी बच्चों के फिट्स आना पूरी तरह खत्म हो गए, काफ़ी बच्चों का काफ़ी कम हो गया, बट एवरेज 78% आया, राइट। तो ठीक इसी तरह से ऐसे बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस ग्रुप में 21% बच्चों के को अस्थमा था हमसे जुड़ने से पहले, और 76% इम्प्रूवमेंट बताया जुड़ने के बाद, यानी कि काफ़ी सारे बच्चों के अस्मेंट प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई, कुछ बच्चों की ठीक नहीं हुई, तो एवरेज जाके ये फिगर आया 76%। तो कुछ बच्चों 63% बच्चों में रेकरेंट फीवर आने की समस्या थी, और उसमें 77% इम्प्रूवमेंट है। 77% इम्प्रूवमेंट का मतलब फिर वही कि कुछ बच्चों का फीवर आना पूरी तरह बंद हो गया, अधिकतर बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का फीवर आना कम तो हो गया लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तो एवरेज कितना है? 77%। तो इस तरह से इतनी सारी चीज़ों को ठीक करेंगे तो माना जाएगा कि भाई अब बच्चा ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपने ऑटिज्म और ADHD ठीक कैसे करना समझ लिया, तो आपने ये भी समझ लिया फीवर कैसे ठीक करना है, अस्थमा कैसे ठीक करना है, फिट्स कैसे ठीक करना है, हेडेक कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें इन बच्चों में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन 79% बच्चों में रिपोर्ट की गई, और उसमें 78% बच्चों में ये ठीक हो गई, यानी कि आप मान सकते हैं कि अधिकतर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कैन प्रोटोकॉल से ठीक हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि नॉर्मल बच्चे में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनमें भी अस्थमा हो सकता है, उनमें भी फिट्स पड़ सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो ज़्यादा इन बच्चों में होते हैं। तो अब जो फाइनल स्लाइड है इसका, कि ऐसे बच्चों में 65% बच्चे, जो इस वाले ग्रुप के 110 बच्चे जो किसी न किसी दवाइयों में थे, और इस कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद उनकी दवाइयाँ 92% छूट गई। 92% छूटने का मतलब काफ़ी सारे बच्चों का सारी दवाइयाँ छूट गई, लेकिन कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी दवाई वो फिर भी चला रहे हैं। हमारी तरफ से सारे छोड़ने हमने बोल दिया, लेकिन पेरेंट्स थोड़े से डगमगाए रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ऐसे बच्चों की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है समाज से दी हुई, कि बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर चले जाओ, स्पीच थेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, बिहेवियर थेरेपी कराओ, फैमिली थेरेपी कराओ, काउंसलिंग कराओ। याद रखिए, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक गई क्योंकि आपका इंजन खराब हो गया, और अगर आप गाड़ी को ऊपर से कितना भी चमकाएं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। प्रॉब्लम इनसाइड है, प्रॉब्लम जीप की नहीं है कि जीप को बार बार हिलाने से वो बच्चा बोलने लगेगा। प्रॉब्लम इज इनसाइड, तो इनसाइड से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे एक तो बच्चे को टॉर्चर किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ऊपर से ऐसे पेरेंट्स का महीने में 25 से 50 हज़ार तक
खर्चा भी होता है इस चीज़ में, जो कि ऑनगोइंग है, ज़िंदगी भर ही करना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, वेल्थ वाइज, हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कैन प्रोटोकॉल का। कैन प्रोटोकॉल क्या होता है? हम सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि ये नहीं कर